आदाब, मैं पलक शर्मा हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे प्रोग्राम में आज बात बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की। जी हाँ, हाल ही के बरसों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत से साल 2021-22 से साल 2025-26 तक 15th फाइनेंस कमीशन साइकिल के दौरान सेंट्रल सेक्टर अम्ब्रेला स्कीम बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट यानी कि BIM के कंटिन्यूएशन का अप्रूवल दिया है। हालांकि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को बजट 2022-23 में अनाउंस किया गया था और साल 1985-90 के दौरान बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 7th 5-year प्लान के अंडर लगाया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि आज की बदलती दुनिया में हमारे लिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रोग्राम के जरिए हमारी कंट्री के एक बड़े नेशन के तौर पर एस्टैब्लिश होने में कितनी मदद मिलती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। हमारे साथ हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रविशंकर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रामेश्वर यादव और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड में प्रोफेसर राम सिंह। हम आप तीनों का अपने इस कार्यक्रम में वेलकम करते हैं। जनरल यादव, आपसे ये पूछना चाहूँगी, BIM को लेके बहुत सारी बात चल रही है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया जनरल शंकर के साथ कि बजट बड़ा है, बहुत ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने के लिए BIM की जो एम्बिशियस प्लान्स हैं गवर्नमेंट के वो लगातार आ रहे हैं और पूरे भी हो रहे हैं बहुत हद तक। 25-26 जो है साल, उसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि जिस तरह से, जिस तेज़ी से काम चल रहा है और बजट की भी कोई फिलहाल तंगी नहीं है दिख रही है, गवर्नमेंट की तरफ से सब सपोर्ट मिल रहा है, तो बहुत जल्द ये जो डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बॉर्डर एरियाज़ में वो हम देख सकते हैं, ना सिर्फ आर्मी के लिए और सिविलियंस के लिए बल्कि सबके लिए ये एक आसान और अच्छा दौर दिखने वाला है? देखिए, आपका जो सवाल है उसको मैं नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ के बताना चाहता हूँ जी। नेशनल सिक्योरिटी देखिए, हमारे देश में एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ चाइना है। बिल्कुल। अब इन दोनों से जो हमको खतरा है, हमको उस खतरे का सामना करना है और सामना करने के लिए हमको चाहिए कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। रोड हमको चाहिए, रेलवेज हमको चाहिए और हमको हेलीपैड चाहिए, एयरक्राफ्ट में एयर लैंडिंग स्ट्रिप्स हमको चाहिए और हमको टनल्स चाहिए ताकि हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के अंदर, जब आप देखें जोजिला टनल है, अटल टनल ऑलरेडी बन चुकी है और सेला पास के अंदर अरुणाचल प्रदेश में टनल बन रही है, ताकि 12 महीने के अंदर हम आगे वाले इलाकों को जोड़ सकें, ताकि हमारी जो कैपेबिलिटी जिसकी बात मैंने पहले की थी, हम क्या कैपेबिलिटी चाहते हैं और ये जो कैपेबिलिटी है ये इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रदान की जाती है। तो जब हम BIM की बात करते हैं तो एक ये इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर फौज का तो काम है ही है, साथ के अंदर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर भी आएगा, लोकल पॉपुलेशन का सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और साथ के साथ जैसे हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, हमारे आर्थिक रूप से जो भी एक्सपोर्ट है, हमारे जो ट्रेड लिंक्स हैं वो बॉर्डर एरिया से होते हैं, तो उनके अंदर भी हमको काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं म्यांमार गया था, वहाँ पर म्यांमार के अंदर भी BRO का काम चल रहा है, अफ़गानिस्तान के अंदर BRO का काम चल रहा है और अगर आप देखें तो और भी कई देशों में, ताजिकिस्तान वगैरह में भी चल रहा है, जिससे हमारी सामरिक दृष्टि से और फॉरेन अफेयर्स जो हमारा है उसमें भी हमारा एक लिवरेज है जिसके अंदर BRO बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। तो ये ओवरऑल एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इसमें BRO पूरे सिस्टम का एक हिस्सा है। BRO के पीछे अगर मैदानी इलाकों में देखें तो रेलवे नेटवर्क है जिसमें इंडियन रेलवेज आती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है वो आती है, क्योंकि पीछे हिंटरलैंड से आगे सीमावर्ती इलाकों को जोड़ने के लिए एक इंटीग्रेटेड हमारी स्कीम है। और ये सारी स्कीम जब हम मिनिस्ट्रीज़ के अंदर, सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, स्टेट की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो सड़क परिवहन को देखते हैं, PWD है और BRO है, ये सब मिलजुल के साथ बैठते हैं और पूरा फिर तय करते हैं कि कौन सी सड़क कौन बनाएगा,
किस कैपेसिटी के बनाएगा और कहाँ बनाएगा। तो ये पूरा नेशनल लेवल पे ये चीज़ है और पूरे देश के आर्थिक, सामरिक, मिलिट्री और हर तरीके से हमारी उन्नति के लिए ये इसका योगदान है, जिसमें BRO हमारे बॉर्डर एरियाज़ के अंदर सबसे अगले वाला प्रहरी है। बिल्कुल प्रोफेसर सिंह, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है जनरल यादव ने कि ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। BRO जो है इसके आगे और पीछे भी बहुत कुछ है, बहुत सारी जो है सपोर्ट गवर्नमेंट का मिल रहा है। और BRO का जो काम है उससे ना सिर्फ वहाँ के लोग, ना सिर्फ सिक्योरिटी जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स रिलेटेड है, बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रेड पर भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि और ये हमने देखा हाल ही के दिनों में जब कोविड हुआ, तो एक पॉइंट और मैं यहाँ लाना चाहूँगी, आत्मनिर्भर भारत पर गवर्नमेंट का हमेशा जोर है। उस पर भी जो हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपनी चीज़ें बनाते हैं, उस पर भी ट्रेड का बहुत असर पड़ता है अगर हमारे बॉर्डर एरियाज़ अच्छी तरह डेवलप्ड हैं। आप ट्रेड के जानकार हैं, किस तरह से आपको लगता है कि जो BRO का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्लान्स हैं और जो टाइमलाइंस हैं, उसको लेकर अगर गवर्नमेंट चलती है 2025-26 तक, आपको लगता है हम काफी आगे का देख सकते हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम बहुत आगे का सोच सकते हैं, बल्कि हम उससे भी आगे हमें सोचना है। अभी हमारा जो पहले फेज का कार्यक्रम है वो बिल्कुल रोड तक सीमित रहा है। जैसे कि हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, हमें थोड़ा इससे आगे जाना है। जब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज़ की कनेक्टिविटी की, ये कनेक्टिविटी केवल रोड तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। 2025-26 हमारा एक मिशन हो सकता है राष्ट्र के रूप में। जब हम भारत को आत्मनिर्भर भारत के रूप में देखते हैं तो हमारा विजन होना चाहिए कि हम इसको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से जोड़ें। जब हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो वहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों, जिसमें कि रेल भी होगी, जो हमारे हवाई यातायात के साधन है, हमारी हर कैपिटल हमारे देश की, हमारे अभी देखो 75 ईयर हमने देश का अमृत महोत्सव मनाया है, कुछ हमारी कैपिटल अभी भी रेलवे लिंक से वंचित है। वहाँ तक हमें रेलवे कनेक्टिविटी को ले जाना, एयर कनेक्टिविटी को जोड़ना, पाइपलाइन कनेक्टिविटी को जोड़ना, और जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन गेटवे, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, अगर सीमलेस कम्युनिकेशन होगा, अगर हम अपनी सॉफ्ट पावर को इस माध्यम से दुनिया के सामने लाएंगे। भारत दुनिया में एक उभरती हुई व्यवस्था तो है ही है, लेकिन इसके साथ जो इसका सॉफ्ट पावर है, देखिए 60s में 50s में रूस के लोग कहते थे मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो ये सॉफ्ट, अगर हम अपने सिनेमा को, अपनी सूचनाओं को, अपनी भाषा को, अफगानिस्तान की सर ने बात करी, वहाँ पर हमारी इंडियन मूवीज़ बड़ी पॉपुलर है, वहाँ पर हमारा मान सम्मान। कुछ दिन पहले मुझे इजिप्ट जाने का अवसर प्राप्त हुआ और फ्लाइट में मैं जिस सज्जन से मिला, उन्होंने मुझे मर्द फिल्म का अमिताभ बच्चन का सीन याद दिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भारतीय होने के नाते गर्व प्राप्त हुआ। उसका कारण है इंफॉर्मेशन गेटवे। तो हमें बॉर्डर रोड में अपने आप को केवल रोड तक सीमित नहीं करना है। आने वाले वर्षों में हमारा मिशन है जो कि हम कंप्लीट करने की तरफ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का निरंतर इसमें जो प्रयास है, उनकी जो डायरेक्ट भागीदारी है, जन भागीदारी के रूप में लोगों को शामिल करना और एक डायरेक्ट रूप में अपने ऑफिसर्स को प्रोत्साहित करना, उससे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं। लेकिन हमें उससे आगे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन गेटवे स्थापित करके भारत को एक सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, वो हमारा एक विजन होना चाहिए, जिससे कि हम जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत आर्थिक रूप से ज्यादा सशक्त होना चाहिए। उस आर्थिक शक्ति से ही हमारी जो मिलिट्री पावर है निकलेगी, क्योंकि बजट वहीं से आएगा। अगर हम बजट में पिछड़ जाएंगे तो फिर हमारी जो सामरिक शक्ति है, कूटनीतिक शक्ति है और जो हमारे जो उद्देश्य होंगे उनको शायद हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्थिक रूप में उन लोगों को देश की समग्र विकास की धारा में शामिल करना, इसमें हम निरंतर लगे हुए हैं और हमें ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में हम अपने प्रयासों को और आगे लेके जाएं, ताकि जो दूर के कोने कोने में लोग हमारे भारतीय, जो हमारे से, जिसको हम जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं, जो वंचित रहे, उनको भी देश की मुख्यधारा के रूप में विकास के रूप में शामिल कर सके। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जनरल शंकर मैं आपसे लेना चाहूँगी। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात की है और ये बात फैक्ट है कि सिर्फ रोड्स का डेवलपमेंट हो जाए उतना ही काफ़ी नहीं रहेगा। आगे निरंतर वो रोड्स बनी रहें और आगे जाएं, मल्टी मोडल डेवलपमेंट हो और एक कनेक्टिविटी हो पूरे देश में, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे एम्बिशियस प्लान्स हैं और टाइमलाइन के साथ हैं वो प्लान, सिर्फ प्लान्स नहीं हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की भी बात है।
आपके ज़माने में जब आप बीआरओ में थे 10 साल पहले, तब से लेकर अब तक अगर आप एक डिफरेंस देखें या जिस तरह से चीज़ें बदली हैं या आगे जा रही हैं, उसको किस तरह से आप आंकते हैं? बहुत कुछ हुआ है पिछले 10 साल में। एक तो बजट तकरीबन डबल हो गई और वो बजट एक्सपेंड करने के लिए जो काबिलियत, जो ताकत चाहिए, जो फाइनेंशियल पास चाहिए, वो सब अभी मिल रहा है। दूसरा, बॉर्डर रोड्स अभी MORTH के कमांड एंड कंट्रोल के अंदर, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आ गया है पूरे तौर पे, और इसमें मिनिस्ट्री के साथ, डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ और MO डायरेक्टरेट के साथ तालमेल अच्छा हो गया है और जो वो चाहते हैं वो जल्दी बनता है। ये एक किस्म से अभी LAC में प्रॉब्लम होने के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी था और ये हो गया है। उसके अलावा ADG वेस्ट और ADG ईस्ट करके दो उन्होंने नए अपॉइंटमेंट्स निकाले हैं। तो एक ईस्ट को संभालता है, एक वेस्ट को संभालता है। इससे DG पे जो लोड है थोड़ा कम हो गया है और ग्राउंड पे ध्यान इस एरियाज में ज़्यादा हो गया है। इक्विपमेंट, बहुत नए नए इक्विपमेंट आने शुरू हो गए। जो चिनूक हेलीकॉप्टर आज देखते हैं वो हम हमारे स्लाइड में दिखाते थे उस टाइम में कि ऐसे आना चाहिए, आज वो आ गया है। उसी माफिक ड्रिलिंग, बाकी काम करने के लिए एक्सकवेटर्स, ये सब अभी नए किस्म के हैं और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और उसके साथ साथ चैलेंज भी बढ़ गया कि हम जितना बॉर्डर रोड्स काम करता है उतना आगे बढ़ता है और उतना चैलेंज उनका बढ़ता जाता है। आल्टीट्यूड बढ़ती है, दूरी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनरल यादव, आपसे लूंगी ये सवाल। जितने चैलेंजेस बढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ में उतना ही हमारे पास जो मशीन्स हैं और उनको पहुंचाने की जो ज़रूरत है बॉर्डर एरियाज़ में, वो भी बढ़ती जा रही है। चिनूक हेलीकॉप्टर्स की बात करी, बहुत सारे हमारे गन्स एंड टैंक्स हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में पहुंचाने की लगातार ज़रूरत पड़ती रहती है। और ऑब्वियसली अगर रोड्स अच्छी हैं तो उनकी आवाजाही अच्छी होगी। अगर हम टनल, अटल टनल जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हेलीपैड्स की ज़रूरत की बात करें, ख़ासतौर पर सिक्योरिटी के मद्देनज़र आपसे लूँगी ये सवाल, तो कितना ज़रूरी आपको लगता है इस तरह का जो डेवलपमेंट है और कितना जल्दी और कितना ज़रूरी? देखिए, ये जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फॉरवर्ड एरियाज़ के अंदर उतनी ही ज़्यादा फ़ौज की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। आपने सवाल किया हेलीपैड्स की, चिनूक हेलीकॉप्टर्स का। अब चिनूक हेलीकॉप्टर उसकी मीन सामान उठाने की जो क्षमता है, आपकी आर्टिलरी गनी है M777 हमारे पास माउंटेन्स के लिए गन है, उसको वो नीचे अंडर स्लैंग ले जाता है। लॉजिस्टिक्स के लिए वो काफ़ी ट्रुप्स उसके अंदर ले जा सकते हैं, काफ़ी सामान उसके अंदर लिया जा सकता है। और जैसा जनरल साहब ने बताया कि हैवी जो इक्विपमेंट है जिसको ले जाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, हेलीपैड बनाने के लिए, आमतौर पर जब तक नई एक छोटी सड़क ना बन जाए नहीं ले जा सकते थे। कुछ उसके हिस्से उसको डिसमेंटल करके उनको आगे के इलाकों में ले जाया जा सकता है, ताकि जब आप सड़क बना रहे हैं तो सिर्फ एक तरफ से ना बनाए, अलग अलग इलाकों के अंदर छोटे छोटे जो पैचेस हैं उनको इकट्ठा उस सड़क को बनाने की शुरुआत की जा सकती है, ताकि ओवरऑल जो टाइम है जिसके अंदर ये सड़क बनेगी उसके अंदर काफ़ियत हो जाती है। और हमारे इलाके, जैसा आपने देखा लेह के अंदर आजकल टीवी के अंदर तो पूरी सूचना मिलती है। हमारे एक रोड बनाई है डोबरिक से लेके DBO के अंदर, काफ़ी मुश्किल इलाकों के अंदर है। और जब ये सड़क बनाई गई है, क्योंकि मैंने वहाँ पे सर्व किया है, इस इलाके के अंदर जो मॉडर्न मशीनरी है, जैसा जनरल साहब ने बताया, उसका ड्रिलिंग है और बाकी छोटे छोटे हिस्सों के अंदर पूरा उसको सड़क को बनाने का जो तरीका है उस प्रकार से सड़क बनाई गई है। और उसका अभी आप देखिए कितना असर है। जैसे ये रोड बनी है, इस रोड की जो ज़रूरत है और इस रोड की वजह से एक प्रकार की चाइना के अंदर खलबली मच गई। और लद्दाख में जो आज की तारीख में वो आके बैठे हुए हैं, उनकी एक वजह ये भी है, उनको ये डर लगने लगा है कि DBO की तरफ से हो सकता है कि ये हम कुछ कार्रवाई कर दें।
तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हमारी कैपेबिलिटी बनती है, हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी तो है ही है, साथ के साथ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी इन रोड्स, ट्रैक्स, हेलीपैड्स और एयरफील्ड के साथ बढ़ जाती है। बिल्कुल, एक ख़ास बात आपने कही है यहाँ पर। और प्रोफेसर सिंह, आपने अभी जो पहले जो बात कही थी कि कितना ज़रूरी होता जा रहा है आजकल के बदलते सिनेरियो में, G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास इस वक्त, सॉफ्ट पावर की आपने बात की थी, तो कितना ज़रूरी है इस वक्त इस तरह का BRO की मदद के साथ, गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ बॉर्डर एरियाज़ का जो डेवलपमेंट है। और हम ट्रेड पे फोकस करेंगे आपके साथ कि जो सॉफ्ट पावर के तौर पे उभर रहे हैं इंडिया चेंजिंग सिनेरियो में, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे नेबर्स से हमारी थ्रेट लगातार बनी हुई है, खास तौर पे 2 नेबर्स से, तो उसको किस तरह से देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये होना, ये डेवलपमेंट होना? हाँ, डेवलपमेंट तो बहुत निश्चित रूप से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बॉर्डर एरिया में अगर हम आज जमे हुए हैं चाइना के खिलाफ, जैसा हमारे 2 आर्मी स्टैलवर्ड्स ने बताया, उसके पीछे कारण है हमारी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ आती है आपके कम्युनिकेशन गेटवे से, जो कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन। देखिए, उन क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में जाकर लड़ना वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर आप फैसिलिटेट हों तो आप उस चुनौती को ओवरकम कर सकते हैं। और जब हम ट्रेड की बात करते हैं, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाऊं, अब हमारे जो दूर दराज के क्षेत्रों को जो ऐसी संपदा थी हमारी जिसको हमने कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया, अब G20 की हमारे पास मेंबरशिप है, पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हम एक उभरती हुई और सबसे ज़्यादा तेज़ी से गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति हम बन चुके हैं, पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेवरेज करें, अपने रिसोर्सेज को सही से एक्सप्लॉइट करने का। हिमालयास इन सभी क्षेत्रों में जो हमने डिस्कशन किया, इसके साथ साथ बहुत बड़ा एक रिजर्वियर है खनिज पदार्थों का, जो कि रेयर अर्थ के रूप में या और मिनरल्स के रूप में हम कभी एक्सप्लॉइट ही नहीं कर पाए, क्योंकि हम उन दुर्गम क्षेत्रों तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, जिसको कि हम अपने देश की आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए उन रेयर अर्थ मेटल्स का एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हैं। और अपने देश, हमारे देश में भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को, इलेक्ट्रिक क्षेत्र को, जिस हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसको बढ़ावा मिलेगा। ये पहला है। दूसरा, इसको ग्राउंड लेवल तक कैसे लेके जाना है, तो हमारे, जैसे मैं बात कर रहा था, मैं एक बार अरुणाचल प्रदेश गया, वहाँ का पैशन फ्रूट जो है उसको GI मिला है, GI टैग, लेकिन भारत में लोग नहीं जानते। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही हाई क्वालिटी का पैशन फ्रूट मिलता है, जो कि क्वालिटी में यूरोपियन स्टैंडर्ड से या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड के स्टैंडर्ड से भी अच्छा हो सकता है। अब आने वाले समय में जब हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, वहाँ फूड प्रोसेसिंग करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा के उसको भारत के बाजार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को GI टैग हो और हम उसको भारतीय लोगों को ही वो ना पता हो, ये हमारे लिए थोड़ी सी एक, मैं कहूँ कोई अचीवमेंट नहीं थी। लेकिन सरकार के निरंतर प्रयासों से, और जैसे होता ना, सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी के साथ, BRO के अथक प्रयासों के साथ, सरकार के निरंतर दिशा निर्देशन के साथ हम उन दुर्गम स्थानों में जा रहे हैं, और वहाँ पर जो हमें रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के रूप में हो, जो कि बॉटम ऑफ पिरामिड, बिल्कुल जो नीचे जमीन में छोटे किसान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बागवानी क्षेत्र है, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, उसको तो बढ़ावा देगा, लेकिन देश की आर्थिक विकास की वृद्धि को, देश के आर्थिक जो हमारा विदेशी व्यापार है उसको बढ़ाने में, और पूरे क्षेत्र को, फिर मैं कहूँगा कि वहाँ के जो बहुमूल्य पदार्थ हैं, चाहे वो खनिज पदार्थ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हैं, चाहे वो फिजिकली अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्सट्रैक्ट करने हैं, उनको हम अपने देश के विकास के रूप में, विकास में सही रूप से, समुचित रूप से उनका हम प्रयोग करेंगे, और भारत को और आगे जो विकास और तरक्की के रास्ते पे ले जाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही सारे अंडर एक्सप्लोर्ड जो है एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, जैसा कि आपने कहा। जनरल शंकर, जो अटल टनल जैसे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंने कनेक्टिविटी को एक नया फॉर्म दे दिया है, बहुत अलग तरीके से जो है कनेक्टिविटी बड़े तरीके से बदल चुकी है, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके बारे में आप एज समवन जो DG रह चुके हैं BRO के, चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे, लेकिन कितने ज़रूरी हैं कि आने वाले समय में हम इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप करें? आपने पहले भी टनल्स की बात करी है, ऊंचे पहाड़ी इलाकों की भी अगर बात करें, और अदरवाइज कितना ज़रूरी आपको लगता है? सबसे पहले मैं अटल टनल के बारे में बोलता हूँ। जब ये शुरू हुआ था बनने में, उस टाइम में DG था, और जब साइट विजिट किया था
मैंने उनसे पूछा था कि ये नॉर्वेजियंस थे जो टीम थी जो ड्रिलिंग कर रही थी, तो उनसे मैंने पूछा आपकी इधर प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम आपको लगती है इधर टनल बनाने में। मैं सोचा वो बोलेंगे इधर की ठंड है बहुत, ये ओवरबर्डन बोलते हैं, जो टनल के ऊपर जितना पहाड़ी है उसको ओवरबर्डन कहते हैं। उधर तकरीबन 1 किलोमीटर का ओवरबर्डन है, मतलब टनल का शक्ल अंदर बदल जाता है, 1-2 मीटर वो दब जाता है। तो मैं सोचा ये सब बताएंगे। उसने बिल्कुल हट के बताया, सर मेरी एक पार्ट इधर खराब हो गई तो उसको रिपेयर करने के लिए मुझे दूर तक जाना पड़ता है। अगर मैं यूरोप में होता 50 किलोमीटर में उसको मैं ठीक करवा के वापस आ जाता हूँ। तो यही है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अगर ये सब होता इधर तो आगे काम बहुत जल्दी बढ़ जाता है। अभी ये जो टनल बना था एक किस्म में पहला टनल था, काफ़ी टाइम लगा उसको बनने में, पर उसके साथ साथ काफ़ी जगहों में आगे के टनल के लिए प्रोग्राम बनता गया और आज आप देख रहे हैं वो सारे टनल बन रहे हैं। सेला में बन गया है, तेजपुर के आगे ईगल्स नेस्ट करके फॉरेस्ट रिजर्व था, उसमें रोड बनाना मुश्किल था, अभी 800 मीटर का टनल उसके नीचे से निकल जाएगा, शायद जनवरी फरवरी तक वो भी बन जाएगा। और हर जगह में अभी टनल तेज़ी से बन रही है। टनल के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है वायाडक्ट का, मतलब एक वैली को आपने क्रॉस करना है, एक तो वैली के साथ साथ जैसे हम पहले जाते थे कॉन्टूर के साथ जाते थे, अभी वैली क्रॉस करने के लिए वायाडक्ट मतलब लंबी सी ब्रिज पियर्स के साथ बनाने का। तो ये एक काबिलियत अभी आना ज़रूरी है। और बिल्कुल, और ना सिर्फ ये पहाड़ी एरियाज़ में बोगीबील जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस की भी हमने देखी है, किस तरह से कनेक्टिविटी उन्होंने बढ़ाई है। इसी के साथ मैं जनरल यादव आपसे आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूँगी। ये जो हमने बहुत ही खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन किया है, आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं कि कितना मजबूत किया है हमें बीआरओ ने, और आने वाले समय में कैसे हम और आगे बढ़ेंगे बीआरओ और गवर्नमेंट और बाकी सभी रिसोर्सेज की मदद से? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पे मैं इन्फेंट्री से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो हमारे जवान थे, जहाँ पर रोड समाप्त हो जाती थी, उसके बाद 2 या 3 दिन तक पैदल चल के अपनी पोस्ट के ऊपर पहुँचते थे और उनका जो राशन पानी था वो एयर ड्रॉप किया जाता था। लेकिन आज की तारीख में वो इलाके बिल्कुल रोड से कनेक्ट हो गए हैं। तो देखिए कितना फ़र्क पड़ गया है और कितनी काबिलियत हमारी बढ़ गई है। और फ़ौज की जो काबिलियत है इन दुर्गम इलाकों में, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर जिसके ऊपर पूरा दारमदार है और जिसके हम शुक्रगुजार हैं, वो है बीआरओ। बीआरओ हमारा एक स्ट्रेटजिक एसेट है और साथ के साथ हमारी जो बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है, दैट इज़ ऑल्सो ए स्ट्रेटजिक एसेट्स। इन दोनों का जो मिलाप है और फौज के लिए जो भी ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स है, जो भी मूवमेंट है, हथियार, एम्यूनिशन, इक्विपमेंट ले जाने की जो काबिलियत है, वो बीआरओ की ही वजह से है। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं आगे आने वाले वक्त में इनका बजट और भी ज़्यादा बढ़े, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रोड्स, जितनी ज़्यादा लेटरल्स, जितने ज़्यादा हेलीपैड्स हमारे बनेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनेगी और टेक्टिकल तरीके से हमारी काबिलियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेशक। प्रोफेसर सिंह, आप किस तरह से इसको कंक्लूड करेंगे? एक होलिस्टिक पिक्चर है सिक्योरिटी की, इंटरनली कितनी ज़रूरी हैं रोड्स, इंटरनेशनली कितनी ज़रूरी हैं, और ऑब्वियसली ट्रेड के लिए और ख़ुद को और डेवलप करने के लिए जब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में किस तरह से आप देखते हैं गवर्नमेंट के इस एम्बिशियस प्लान को? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, सरकार का प्लान तो एम्बिशियस है, इस प्लान को हम जन भागीदारी से जोड़ दें। जब इसको हम जनभागीदारी, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसका यूज नहीं किया तो शायद हम उसका पूरा जो इकोनॉमिक डिविडेंड है वो नहीं ले पाएंगे।
उसके लिए हमें टूरिज्म बढ़ाना पड़ेगा, जिन जिन क्षेत्रों में हमने रोड बढ़ाए हैं। और हमारे देश में बहुत ईजी तरीका है, हम रिलीजियस टूरिज्म को शुरुआत में ला सकते हैं। ये जितने दुर्गम स्थानों की हमने अभी चर्चा करी है, लेह लद्दाख की गुरुद्वारा पत्थर साहिब, उसको एक टूरिज्म सेंटर के रूप में बनाया जा सकता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हम उसको जोड़ रहे हैं, उसको एक टूरिज्म सेक्टर के रूप में बहुत बड़े विकसित किया जा सकता है। अभी जहाँ पर झड़प हुई है हमारी चाइना के साथ में, उससे पहले भी कोई एक गुरु नानक देव का गुरुद्वारा है, बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको हम जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही रिच हमारी कल्चरल हेरिटेज है बुद्धिस्ट रिलीजन की। हम अपने देश के नागरिकों को, क्योंकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से और जनता को समर्पित होना चाहिए। आर्मी इसका यूज साल भर करेगी देश की सुरक्षा के लिए, लेकिन अगर हम उसमें जनभागीदारी जोड़ देंगे तो उसकी जो मेंटेनेंस और सस्टेनेबिलिटी, दो चीज़ें बड़ी जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, उसको मेंटेन रखना, उसको सस्टेन करना, और उसके लिए चाहिए इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए उसको जनभागीदारी से जोड़ दिया जाए ताकि वहाँ पर टूरिज्म डेवलप हो जाए, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म हो, वो हेरिटेज का टूरिज्म हो, वो चाहे एडवेंचर टूरिज्म हो। अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो हमें देश से तो लोग जुड़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी आएंगे और उस हिमालयन ब्यूटी का आनंद लेते हुए हमें एक बहुत बहुमूल्य जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है वो देके जाएंगे, जिससे कि हम अपने विकास को, उनके रोड के मेंटेनेंस को और उसको सस्टेन करने में हमें सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल। जनन शंकर, आपसे भी एक क्विक लास्ट वर्ड। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं पिछले सालों में, आपके वक्त से लेकर अब तक, आगे कैसे देखते हैं चीज़ों को बदलते हुए? देखिए, आगे तो काम बढ़ता जाएगा, पर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, डॉक्टर राम सिंह ने भी बोला था, मेंटेनेंस की। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगी उतनी उसकी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी जी। और जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना होगा उसको मेंटेन करना और भी मुश्किल होगा। एक हाईवे देखिए, एक हाईवे में मानो एक ब्रिज खराब हो गया तो पूरा हाईवे बंद। अगर मैंने ये ब्रिज जल्दी जल्दी से एक छोटा ब्रिज लगा दिया तो पूरे हाईवे में छोटे गाड़ी चलेंगे और इसका बहुत असर होगा पूरे इसमें। तो ये सब मेंटेन करके मैनेज करना, ये प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा जैसे हाईवे बढ़ता जाएगा। और अगर हम आगे की सोचेंगे और इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो बाद में काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मेंटेनेंस और ग्रोथ दोनों एक साथ होने चाहिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, अभी से हमने सोचना चाहिए कि ये पुराना नहीं होना चाहिए, जब पुराना होगा इसको कैसे और बढ़िया बना सकते हैं। ये सोच के साथ चलेंगे तो ये आगे तक बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग इस डिस्कशन को करने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।